हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 174। इससे पहले इस कहानी के 173 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रूही एकदम से डर जाती है। उसने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर जो अभी ग्लो आया था वो सारा ग्लो उदासी में बदल जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसे लगा कि शायद रोहान को उसका ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। रोहान के कदम रूही की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो बोलता है कि कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, ये तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं रूही? तो रूही अभी थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई जुबान से डरते हुए बोलती है कि वो संकल्प ने कहा है कि हम सब क्लब जा रहे हैं, इसीलिए। तो रोहान ने भी एक और कदम रूही की तरफ बढ़ाया और फिर रूही जो एक कदम पीछे डर के मारे हट जाती है। रूही को इस वक्त रोहान से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। रोहान भी अब जानबूझकर रूही को और भी ज़्यादा डराता हुआ बोलता है कि संकल्प कहेगा कि ऐसे कपड़े पहनकर क्लब चलोगी तो क्या तुम वहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर चली जाओगी? मतलब तुमने ये कपड़े संकल्प के लिए पहने हैं, है ना रूही? तो रूही ने भी नम आंखों से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है कि मैं अभी चेंज कर लेती हूँ अगर आपको ये कपड़े पसंद नहीं है। इतना कहकर वो जैसे ही वहाँ से पलटी तो वैसे ही रोहान ने रूही की कलाई पकड़ी और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से कहा कि संकल्प कहेगा तो ये कपड़े पहन लो कि अपने पति के लिए क्या ये कपड़े नहीं पहन सकती हो? क्या मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्या? तो रूही के रोहान के ऐसा करने पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और फिर उसने रोहान को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसके सीने पर एक जोर से पंच मारकर बोलती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि शायद आपको मेरे ऐसे कपड़े पहनने से बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? आप देख भी रहे थे ना कि मैं आपसे कितना ज़्यादा डर रही हूँ। उसके बाद भी आपने जानबूझकर मुझे इतना ज़्यादा डराया है। आपको मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है क्या रोहान? तो रोहान ने फिर से अभी रूही को अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से कहा कि अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे क्या पता था कि तुम इतना ज़्यादा डर जाओगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से नहीं करूँगा। रूही सुबकते हुए बोलती है कि आप जानते हैं ना कि मैं डर रही हूँ आपसे, फिर भी आपने जानबूझकर ये सब किया है। बहुत बुरे हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा। रोहान के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा डर अभी ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने रूही की गर्दन पर अपने होंठ रख दिया और फिर रूही जो रोहान को थोड़ा सा दूर करना चाहती थी, लेकिन वो उसे 1 इंच भी अपने आप से दूर नहीं कर पाई थी। और अगले ही पल रोहान ने भी रूही के होंठों को कैप्चर कर लिया और फिर एक मीठी सी किस करने के बाद रोहान बोलता है कि तुमने संकल्प को मना क्यों नहीं किया ऐसे कपड़े पहनने से? शादी के अगले ही दिन ऐसे क्लब कौन जाता है यार? अभी तो हम दोनों ने कुछ किया भी नहीं है। तो रोहान अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी रूही ने रोहान के मुंह पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा कि संकल्प बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था क्लब जाने के लिए, तो मैंने मना नहीं कर पाया उसे। नियति भी तो जा रही है हमारे साथ, आप भी तैयार हो जाओ, आप भी चलना हमारे साथ। तो रोहान ने एक बार फिर से रूही को अपने गले लगाया और फिर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, तुम सब जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, खूब ज़्यादा इंजॉय करना वहाँ पर। रूही ने भी मुंह बनाकर देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने हाथों में पहना हुआ ब्रेसलेट को उतार कर लगभग फेंकते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी वहाँ पर, समझे आप? फिर उसने जल्दी जल्दी से अपनी सैंडल उतारी और फिर उन्हें कोने की तरफ फेंक दिया। और रोहान तो अभी रूही को ही देखे जा रहा था। रूही जो रोहान के तेज बोलने से भी इतना ज़्यादा कभी डर जाया करती थी, वो आज रोहान के ऊपर अपनी नाराज़गी दिखा रही थी, उसके ऊपर अपना हक जमा रही थी। तो रोहान ने भी रूही को हल्का सा हाथ लगाया और फिर रूही ने गुस्से में रोहान का हाथ झटक दिया। रोहान मुस्कुराकर रूही की तरफ देखकर बोलता है कि यार, लगता है मेरी और पापा की हालत बिल्कुल सेम होने वाली है अब। रूही ने गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान ने भी रूही के चेहरे को एक ही हाथ से पकड़कर उसे हिलाते हुए प्यार से कहा कि तुम्हारे गुस्से से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और हाँ, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तो मुझे और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रहा है। ये सुनते ही रूही को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो बोलती है कि हाँ, सही कहा, अब तो मेरा गुस्सा आपको एंटरटेन ही करता है, अब तो आपको हर चीज़ मेरी बुरी लगती है। ये कहते हुए रूही बेड पर बैठने को ही, लेकिन तभी रोहान ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर मत जाओ, क्या करोगी जाकर?
शादी के अगले दिन ऐसे कौन क्लब जाता है यार, चलो ना हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो रूही अभी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि संकल्प आएगा तो फिर क्या कहेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में। रूहान ने कहा कि अरे उसे मैं जवाब दे दूंगा। इतना कहकर रूही को वो बेड पर लिटाने ही वाला था कि तभी अचानक से रूहान के कमरे का गेट खुलता है और सामने जो संकल्प अपने मुंह खोले खड़ा हुआ था। संकल्प को सामने देखकर रूही ने तो जैसे शर्म कर अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। रूहान के सीने में अपना सिर छुपा लिया था और फिर रूहान उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर एक आंख खोलकर थोड़ा सा शर्माते हुए संकल्प को देखता है और फिर संकल्प जो बेशर्मों की तरह हाथ बांधे वहीं पर खड़ा हुआ था। तो संकल्प ने भी मुस्कुराकर उन तरुणों की तरफ देखा और कहा कि सॉरी, मैंने रोमांस के बीच में टांग अड़ा दिया कर, लेकिन ये रोमांस बाद में चलेगा, क्योंकि चलो अभी तो आप दोनों को मेरे साथ क्लब चलना है। तो रूहान ने भी अब थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा कि कल बात करता हूँ बड़े पापा से जल्द तेरी भी शादी करवा देंगे, तू तो मुझे और निव्यांश को डिस्टर्ब करना बंद कर देगा तब। संकल्प ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि अरे आपको कैसे पता कि मैं निव्यांश और नियति को भी ऐसे ही डिस्टर्ब करके आ रहा हूँ, आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गए हो। रूहान बोलता है कि तेरी शक्ल ही बता रही है कि तू इस घर में पैदा ही डिस्टर्ब करने के लिए हुआ है सबको। और तभी रूही ने भी रूहान के सीने पर हल्का सा मार कर धीरे से कहा कि अब मुझे नीचे उतारो, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। रूहान बोलता है कि अब तो उतारना ही पड़ेगा यार, तुम्हारा ये देवर मुझे जीने ही कहाँ देता है। इतना कहकर उसने रूही को जल्दी से नीचे उतार दिया और फिर संकल्प ने भी कहा कि बस 10 मिनट है तुम दोनों के पास, जल्दी से बाहर आ जाना, 10 मिनट से ऊपर हुआ ना तो सच कहता हूँ दोबारा से इस कमरे में आ जाऊंगा, अपना ये रोमांस कल चालू करना, आज नहीं। तो रूहान ने भी उसे हाथ दिखाकर कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तू जा तो सही पहले। तो संकल्प भी वहाँ से चला गया था और फिर संकल्प के जाते ही रूहान ने भी वो ब्रेसलेट उठाया जिसे रूही ने भी गुस्से में फेंक दिया था। रूहान ने रूही को वो प्यार से ब्रेसलेट पहनाया और फिर उसकी सैंडल उठाकर ले आता है और फिर रूही को अपने हाथों से सैंडल पहनाकर बोलता है कि चलिए जैस्मीन, आपका हुक्म सिर आंखों पर, चलते हैं क्लब, हम दोनों ही चलेंगे आज क्लब। तो रूही के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों ही अपने कमरे से निकलकर सीधा लिविंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ सब पहले से ही मौजूद थे सिवाय नियति और निव्यांश के। निव्यांश जो कि अभी बाथरूम के बाहर खड़ा हुआ था, नियति का इंतजार कर रहा था। नियति अभी बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। निव्यांश बोलता है कि नियति कब तक अंदर रहोगी, तुम बाहर तो आना ही पड़ेगा ना तुम्हें प्लीज। संकल्प 2 बार यहाँ पर आ चुका है और अगर तीसरी बार वो यहाँ पर आएगा ना तो सच कहता हूँ तुम ही उसे जवाब दे देना। वॉशरूम से आवाज़ आती है कि मैं इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं आऊँगी, मुझे नहीं जाना है क्लब। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई ढंग की ड्रेस दे देना मुझे, लेकिन आपने तो पता नहीं ये कटा पिटा क्या दे दिया है मुझे। मैं नहीं पहनकर जाने वाली है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। तो निव्यांश बोलता है कि स्नो वाइट ड्रेस बहुत अच्छी है, तुम्हें बेकार लग रही है यार। अंशिका अपनी ड्रेसेस में सबसे अच्छी ड्रेस को निकाल कर तुम्हें देकर गई है और तुम हो कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कम से कम बाहर तो आओ, मुझे देखने तो दो। पिछले 20 मिनट से निव्यांश और नियति के बीच में यही सब कन्वेंशन चल रहा था। नियति उस ड्रेस को पहनकर बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाना, और निव्यांश उस ड्रेस में उसे देखना चाहता था। आखिरकार नियति ने भी हार कर हल्का सा गेट खोला और फिर निव्यांश ने जैसे ही नियति को देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। नियति ने एक डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक ही आ रही थी। निव्यांश एकदम से बोलता है कि यार कितनी तो खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। नियति ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए हल्का सा पलट कर अपनी कमर को दिखाते हुए कहा कि देखो पीछे से सारी की सारी खुली हुई है यार, इतना ब्लैक लेस्ड गला कौन पहनता है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तो निव्यांश भी बोलता है कि अच्छा ठीक है रुको, अभी कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर उसने कबर्ड खोला और फिर उसमें से एक जैकेट निकाली और नियति को पहनने के लिए दे दी। तो नियति ने अभी उसे ऊपर से पहन लिया था। निव्यांश बोलता है कि नाउ कम्फर्ट ना, अब तो तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश ने कहा कि वैसे सही बात है, जिस ड्रेस को पहनकर अनकंफर्टेबल फील होना उस ड्रेस को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, अब तो तुम खुश हो ना। तो उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर बंदरों की टुकड़ी कुछ ही देर में क्लब पहुंच गई थी। सारे मस्ती से डांस कर रहे थे। थैर भी, थानी और दक्ष, दिया भी वहां पर सब आ चुके थे। बहुत दिनों के बाद बंदरों की टुकड़ी एंजॉय कर रही थी। तो रोहान को भी ज़्यादा डांस करना बिल्कुल भी
नहीं आता था। लेकिन रूही जो बार बार उसे डांस फ्लोर पर खींच रही थी डांस करने के लिए, तो रूहान ने भी रूही को अपनी तरफ खींचा और फिर थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज में बोलता है कि यार मेरी बात समझने की कोशिश करो ना तुम, मुझे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है, ऐसे बार बार मुझे मत खींचो, मैंने कभी भी डांस नहीं किया है पहले, तुम जाकर एंजॉय करो ना प्लीज़। देखो ना अब तो मैं तुम्हारे कहने से यहाँ तक आ गया हूँ, फिर अब तो मुझे छोड़ दो प्लीज़, अब मुझे बख्श दो यार, अब जाकर तुम खुद ही डांस कर लो। इतना कहकर रूहान ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने हाथ जोड़ लिए थे। रूही रूहान के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन फिर भी रूहान को ऐसे देखकर उसने भी रूहान पर थोड़ा सा तरस खा लिया था, क्योंकि वो अब रूहान से इतना ज़्यादा प्यार ही करती थी और फिर संकल्प के साथ जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश नियति को खींच रहा था, लेकिन नियति भी बार बार ना में अपनी गर्दन हिला रही थी, लेकिन निव्यांश भी कहाँ मानने वाला था तो वो नील का ही बेटा, वो भी एकदम से उसी के ऊपर गया था। वो नियति को लेकर जबरदस्ती डांस फ्लोर पर आ गया था और फिर उसके साथ डांस करने लगा था। ऐसे ही डांस करते करते 1 घंटा बीत गया था। बंदरों की टुकड़ी को भी एहसास नहीं हुआ कि वो पिछले 1 घंटे से क्लब में हैं, जबकि उन्हें तो अभी 3 घंटे की डेडलाइन ही मिली हुई थी। 1 घंटा उन्होंने डांस करने में ही बिता दिया था। थोड़ी देर डांस करने के बाद संकल्प ड्रिंक लेने के लिए गया और फिर अपनी एक ड्रिंक पी कर आया और फिर एक ड्रिंक रूहान के लिए भी लेकर आ जाता है। उसने रूहान को वो ड्रिंक ऑफर की तो रूहान ने हल्के से गुस्से में कहा कि घर नहीं जाना है क्या तुझे? जाना है ना तो फिर अगर घर के बड़ों को पता चल गया ना कि हम सब यहाँ पर ड्रिंक करके आए हैं तो फिर वो तो हमें घर में भी नहीं घुसने देंगे और फिर पीटेंगे भी अलग से, समझा तू? उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा अगर उन्हें पता चलेगा। वैसे भी उन्होंने आते हुए हम सबको वार्न किया था कि घर की बेटियों को और बहुओं को भी लेकर जा रहे हो तो बस संभल कर रहना, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें मत करना। तो संकल्प बोलता है कि अरे भाई आप तो बहुत ज़्यादा डरते हो, एक ड्रिंक में कुछ भी नहीं होगा, एक ड्रिंक तो मैं पानी समझ कर ही पी जाता हूँ। तो रूहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यार क्या करूँ मैं इस लड़के का, चुपचाप से इसे रख और वरना मुझसे मार खाएगा तू। तो संकल्प ने थोड़ा सा मुंह बनाकर रूहान को देखा और फिर रूहान के सामने ही पूरी पूरी ड्रिंक गटक कर कहा कि अब इस गिलास को रख कर आ जाता हूँ मैं। इतना कहकर वो मुस्कुराहट लेकर वहाँ से चला गया था और फिर रूहान जो हैरानी से अपने भाई को जाता हुआ देख रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना ज़्यादा भी खतरनाक हो सकता है। दरअसल बात यह थी कि रूहान को क्लब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रूही की इतनी ज़्यादा जिद करने की वजह से वो यहाँ पर रूही के लिए आ गया था। वहाँ डीजे पर जो गाने बज रहे थे वो रूहान को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, उसे वो गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक बड़े भाई के नाते एक जगह पर खड़े होकर सबको इंजॉय करता हुआ देख रहा था। सबको खुश में देखकर वो भी खुश हो रहा था, उन सबको इंजॉय करता हुआ देखकर उसे भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में ही अंशिका आती है और बोलती है कि भाई आप डांस नहीं करोगे क्या, चलो ना साथ में मिलकर डांस करते हैं, आप यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? तो रूहान बोलता है कि मैंने तुझे अपना भाई दे रखा है ना, तो जाकर उसके साथ डांस कर ले, उसके साथ ही डांस कर ले, मुझे बख्श दे यार। अंशिका भी थोड़ा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली गई थी और फिर वो डांस फ्लोर पर आती है और फिर रूही के साथ डांस करते हुए बोलती है कि भाई ने तो डांस करने के लिए मना कर दिया है, तुम जाओ ना प्लीज भाई को मना कर लाओ, वो भी हमारे साथ डांस करे। रूही बोलती है कि मैं तो कितनी बार उनसे कह चुकी हूँ, वो है कि क्लब में बिल्कुल आना ही नहीं चाहते थे और डांस करने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया है। मैं थोड़ा सा नाराज़ होने का नाटक किया था मैंने, तब जाकर यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए थे, डांस के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। और तभी अरमान भी नाचते हुए बोलता है कि रूहान को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, इसीलिए वो चुपचाप से वहाँ पर खड़ा हुआ है। डांस तो नियति भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी निव्यांश के फोर्स करने पर वो भी खुश होकर थोड़ा थोड़ा निव्यांश के साथ कपल डांस कर रही थी, क्योंकि निव्यांश की खुशी में ही उसकी खुशी थी। नियति बोलती है कि छोटे पैंथर जी आप जाइए ना, रूहान जीजू को भी यहाँ पर लेकर आइए। तो निव्यांश भी अब डांस करते हुए बोलता है कि यार सुना नहीं तुमने, अरमान ने अभी क्या कहा है, उसे क्लब आना डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। तो नियति बोलती है कि ऐसे कैसे पसंद नहीं है, हम सब तो इंजॉय कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो वहाँ पर अकेले ऐसे बोर हो रहे हैं खड़े होकर, अगर हम सब जाकर उन्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर देंगे तो वो ज़रूर डांस करने के लिए आ जाएंगे। तभी सब लोग डांस करते हुए नियति और निव्यांश के पास आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सही तो कह रही है नीति, सब मिलकर खींचेंगे तो वो डांस जरूर कर लेगा हम सब के साथ। तो फिर अब सब ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सब जाएंगे और रूहान को ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर लेकर आ जाएंगे और फिर सब रूहान के पास चले जाते हैं। रूहान को समझते देर नहीं लगी कि ये सब कुछ उन्हें डांस करने के लिए फोर्स करने के लिए आ रहे हैं। तो रूहान ने भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मैं डांस नहीं करता हूँ, मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे डांस आता है, हाथ जोड़कर कहता हूँ प्लीज़ मुझे बख्श दो प्लीज़।
प्लीज़। लेकिन किसी ने भी अब रूहान की बात एक बार भी नहीं सुनी और बल्कि संकल्प और निर्भय ने तो रूहान की बाजू पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर खींचना भी शुरू कर दिया था। लेकिन रूहान भी उनसे खींच ही नहीं रहा था, वो तो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। बहुत देर तक खींचातानी चल रही थी और सब रूहान को डांस करने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन रूहान भी अब जैसे गांठ बांध कर रखी थी कि वो डांस फ्लोर पर नहीं जाएगा डांस करने के लिए, वो कभी भी डांस नहीं करेगा। आखिरकार रूहान ने थोड़ा सा गुस्से में अपना हाथ जोर से झटका और फिर लगभग गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे डांस नहीं करना है, तो बस मुझे डांस नहीं करना। क्यों जिद कर रहे हो तुम सब के सब? मैं डांस नहीं करता हूँ, तुम लोगों को डांस नहीं करना है तो फिर चुपचाप से घर चलो। सब एकदम से शांत हो गए थे और रूही की आंखों में तो हल्का हल्का सा पानी आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। सबका मुंह ही एकदम से बन गया था। निव्यांश ने भी सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, अब हम सब घर चलते हैं, बहुत डांस कर लिया। तो सब ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि रूहान के बिहेवियर की वजह से सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। निव्यांश ने फिर से सबको देखा और फिर आंखों ही आंखों में घर चलने का इशारा भी किया और फिर चुप रहने का भी इशारा कर दिया, ताकि कोई भी बवाल न मच जाए इस क्लब में। सब क्लब से जाने के लिए तैयार हो गए थे और धीरे धीरे वहां से चल रहे थे और सब गेट तक ही पहुंचे थे कि तभी पीछे से एक गाने की आवाज़ आती है, तेरी बातों में उलझा जिया। सब ने पलट कर देखा तो रूहान अभी डांस फ्लोर पर खड़ा हुआ था और सब आंखें फाड़े बस रूहान को ही देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रूहान वहां पर क्या कर रहा है। रूहान उस गाने पर डांस कर रहा था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जो अभी 2 मिनट पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डांस करने के लिए मना कर रहा था, इतना ज़्यादा डांट रहा था, और वो इस वक्त डांस फ्लोर पर किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रहा था। और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी, जो बंदरों की टुकड़ी को हैरान करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थी। सब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से रूहान को देख रहे थे। सच में रूहान अपने पापा पर ही गया था, आता तो उसे सब कुछ था, लेकिन नखरे पूरे दिखाता था सबको। तो रूहान ने भी अब डांस करते हुए बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर ज्वाइन करने के लिए कहा। सबसे पहले तो संकल्प डांस करता हुआ रूहान के पास झूमता हुआ आ जाता है और फिर उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने लगता है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे पूरी बंदरों की टुकड़ी डांस फ्लोर पर आ गई थी डांस करने के लिए। और फिर सब डांस करते करते संकल्प एक लड़की से जाकर टकरा जाता है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। संकल्प को उसके साथ डांस करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। उसकी कंपनी संकल्प बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा था और फिर तभी धीरे धीरे उसके साथ कपल डांस भी करने लगा था। उस लड़की ने भी एतराज़ नहीं किया और फिर वो भी संकल्प के साथ खुलकर डांस करने लगी थी। संकल्प और वो लड़की आराम से डांस कर रहे थे। उस लड़की ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसकी खूबसूरती निखर कर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद गाना ख़त्म हो जाता है और फिर सब रूहान के लिए एक क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन संकल्प ने देखा कि वो लड़की डांस फ्लोर से जा चुकी थी। कहाँ गई थी उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस उस लड़की को देखने लगा था। संकल्प ने पूरे क्लब में अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन वो लड़की उसे अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। संकल्प का दिल एक बार फिर से टूट गया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, जो ठीक से अभी जुड़ा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सबने कुछ खाना ऑर्डर किया और फिर खाना खाया और फिर सब क्लब से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर रूहान ने भी टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। रूहान ने सबको देखकर हल्के से गुस्से में कहा कि आज तो पापा छोड़ेंगे नहीं। पता भी है तुम्हें कितना बज रहा है? पापा ने कहा था कि 12 बजे से पहले ही घर आ जाना, और तुम सब ने जिद करके न जाने इतना ज़्यादा लेट कर दिया है। देखो ना, हम लोग 1.5 घंटे लेट हो गए हैं यार। तो निव्यांश बोलता है कि अरे कोई बात नहीं है यार, पापा तो सो गए होंगे भाई, चुपचाप से अंदर चले जाएंगे। इतने में ही दक्ष बाइक लेकर आता है और फिर उसने दिया को बैठने का इशारा किया। दिया ने भी नॉर्मल सा जीन्स टॉप पहना हुआ था। वो भी जल्दी से क्रॉस करके दक्ष की बाइक पर बैठ जाती है। दक्ष ने निव्यांश को देखकर बोलता है कि यार ठीक है निव्यांश, अब मैं चलता हूँ, घर जाकर तो हमें वैसे भी डांट पड़ेगी, अब और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ, अब हम दोनों निकल रहे हैं। इतने में ही धैर्य भी निव्यांश को देखकर बोलता है कि यार मैं भी अब गाड़ी लेकर आता हूँ, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन तभी निर्भय बोलता है कि संकल्प कहाँ पर है? वो तो यहाँ पर आया ही नहीं है। तो सबने अब इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो उन्हें संकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो रूहान ने भी फ़ोन निकाला और फिर सीधा संकल्प को कॉल किया, लेकिन संकल्प फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन साइलेंट पे था, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। निव्यांश ने रूहान को देखा और कहा कि मैं
अंदर देखकर आता हूँ कि संकल्प कहाँ पर है। रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो अंदर जाकर उसने देखा तो संकल्प वहाँ पर भी नहीं था। और करीब 10 मिनट क्लब में ऐसे ही घूमने के बाद निव्यांश थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो बाहर आकर बोलता है कि यार संकल्प तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया संकल्प, ढूंढो उसे। अब तो सबको टेंशन हो गई थी क्योंकि संकल्प का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। और फिर दक्ष भी बाइक से उतर जाता है और फिर उसने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और फिर दिया को देखकर बोलता है कि तुम नियति के पास जाकर खड़ी रहो, मैं अभी देखकर आता हूँ कि संकल्प कहाँ गया, वो यहीं कहीं होगा। यार कहाँ जा सकता है ये। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प जो बेसमेंट में पार्किंग एरिया में उस लड़की को ढूंढता हुआ आ गया था, उसका फ़ोन साइलेंट पर था, इसीलिए उसका फ़ोन आ रहा है उसे पता ही नहीं चला। उसे पता ही नहीं चला कि उसके भाई ने उसे कितनी बार फ़ोन कर रहा है और वो इस वक्त अपने भाइयों से दूर भी है। वो तो बस उस लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले डांस कर रहा था। फिर उसने एक गाड़ी के पीछे उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा तो संकल्प उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा दूर था और वो लड़का उस लड़की को पकड़कर ज़ोरों ज़ोरों से हिलाता हुआ बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या करूँगा। तुमने अभी मेरा नेचर देखा है, अभी मेरी हकीकत नहीं जानती हो तुम, बहुत बुरा हाल करूँगा तुम्हारा, समझी तुम। संकल्प को उनकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन दूर से देखने से बस ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, क्योंकि बार बार वो लड़का उस लड़की की बाजू पकड़कर उसे हिला रहा था और कई बार तो उसने थप्पड़ भी मारे थे। बार बार उसके चेहरे को एक ही हाथ से पकड़कर उसके चेहरे को दबा भी रहा था। संकल्प भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो भी अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ उन दोनों के पास जाने लगा और फिर तभी उसने जाते ही उस लड़के के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। उस लड़के का चेहरा तो एक तरफ को टेढ़ा हो चुका था, पंच लगने की वजह से उसका मास्क भी हटने ही वाला था, लेकिन उस लड़के ने जल्दी से अपना मास्क ठीक किया और फिर संकल्प को देखकर बोलता है कि तुमने मेरे और उसके बीच में आकर ठीक नहीं किया है, समझे तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बहुत गलत किया है तुमने हम दोनों के बीच में आकर, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संकल्प ने उसे हाथ दिखाकर गुस्से से कहा कि चल 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 निकल यहाँ से, देखकर पता चल रहा है कि तू किस घर के पैदाइश है, समझा तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लड़कियों से बात करने की तो तमीज है नहीं तुझे और तू चला है मुझे देखने के लिए। तभी उस लड़के ने भी थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तू अभी जानता नहीं है इस लड़की को, समझा तू जिस दिन तू जान जाएगा ना उसी दिन तू भी इसके साथ ऐसे ही बिहेव करेगा, तब तुझे पता चलेगा इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, पता नहीं कितनों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना चुकी है तू जिससे इसने मुझे बनाया है। संकल्प को तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो एकदम से उस लड़की की तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए, लेकिन वो लड़का जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गया था। वो लड़का तो वहाँ से भाग गया था लेकिन संकल्प को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। संकल्प ने फिर उस लड़की को देखा, वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मासूम सा चेहरा बनाकर संकल्प को ही देख रही थी, उसकी आंखों में लगातार पानी आ चुका था। संकल्प तो वैसे ही दिल फेंक आशिक था यार, उस लड़की की आंखों में ऐसे पानी देखकर वो एकदम से पिघल गया था। उसने जल्दी से अपनी जेब में से अपना रुमाल निकाला और फिर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा कि देखिए आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, प्लीज़ इन्हें पोंछ लीजिए, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चला गया है वरना मेरा दिल टूट जाएगा अगर मैं आपको ऐसे रोते हुए देखूंगा। संकल्प ने इतना कहकर उस लड़की को आंख मार दी और फिर उस लड़की के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आ गया था। संकल्प का तो नेचर ही था सबको हंसाने का। संकल्प के रुमाल से उसने भी अपने आंसू पोंछने लगती है तो सिचुएशन को संभालते हुए संकल्प बोलता है कि वैसे आपका नाम क्या है। वो लड़की धीरे से बोलती है सैफाली, और ये सुनते ही संकल्प के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और फिर वो मन ही मन खुद से बोलता है कि संकल्प और सैफाली दोनों ही एस कितना अच्छा है, क्या बात है यार, बिल्कुल मैच का है। फिर उसने भी मुस्कुराकर सैफाली से कहा कि बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, किसने रखा है ये नाम। तो सैफाली धीरे से बोलती है कि ये नाम मेरे पापा ने दिया है मुझे। दोनों ही आपस में बात करते हुए पार्किंग एरिया से बाहर आ रहे थे, तभी संकल्प बोलता है कि मैं आपको घर छोड़ दूं क्या। तो सैफाली धीरे से बोलती है कि नहीं थैंक यू, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो संकल्प बोलता है कि देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, तुम्हें पता है मेरा पूरा खानदान क्लब में आया हुआ है, हम सब यहाँ पर आज पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हैं और वैसे भी सब बाहर ही खड़े हुए हैं,
चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सब मेरी फैमिली ही है। तो सैफाली ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पापा को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर देख लिया ना, तो सच कहती हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। संकल्प कुछ नहीं बोलता है। उसे तो अब समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो सैफाली से दोस्ती कैसे करे। उसे तो उसका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। दोनों ही चुपचाप से पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ आ रहे थे और तभी वहाँ पर 4-5 लड़के और आ जाते हैं और फिर उन लड़कों में से एक मास्क वाला लड़का भी आ गया था। संकल्प को समझते देर नहीं लगी कि जिस लड़के को उसने अभी अभी पंच मारा था वो अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आया है मारपीट करने के लिए, और शायद वो सैफाली के साथ कुछ गलत करना चाहता है। तो संकल्प बोलता है कि अभी तुझे मैंने छोड़ दिया था ना, तो तू अपने दोस्तों को लेकर आ गया है मुझसे फिर से पिटने के लिए। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने कहा ना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। संकल्प भी फाइटिंग मोड में आता हुआ बोलता है कि अच्छा छोड़ूंगा तो अब मैं भी तुझे नहीं, समझा तू। इतना कहकर उसने घुमाकर एक लात एक लड़के को मारी और फिर थोड़ी ही देर में वहां पर ढिशुम ढिशुम होना शुरू हो गई थी। अब वहां उन सब में फाइटिंग होने लगी थी। संकल्प अकेला था जो उन्हें चारों को बहुत ज्यादा मार रहा था और काफी हद तक वो लड़के पिट भी रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पर संकल्प अकेला था जो फाइटिंग कर रहा था और वो सब 5 थे। और फिर वो लड़की भी जाकर एक गाड़ी के पीछे चुपचाप से खड़ी हो जाती है। उसे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जैसे उसे तो इस लड़ाई में कोई मतलब ही नहीं है। उसे बहुत ज्यादा डर था, जबकि सारी आग तो उसी लड़की ने ही लगाई थी। जबकि लड़कों को अब काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि वो 5 होकर भी संकल्प को पीट नहीं पा रहे हैं। और उनमें से एक लड़के ने पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा गमला उठा लिया और फिर उसे संकल्प के सिर पर मारने के लिए ही हुआ था कि तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर उस लड़के ने हल्की सी अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे रोहान खड़ा हुआ था, जो काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़के को घूरे जा रहा था। रोहान ने अगले ही पल एक पंच बनाकर उस लड़के के मुंह पर जोर से जड़ दिया और फिर वो लड़का जाकर सीधा जमीन पर गिर जाता है और उस लड़के के मुंह से हल्का हल्का सा खून निकलने लगता है। रोहान ने फिर से अब बाकी लड़कों को देखकर थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाकर डांटते हुए कहा कि बस बस बहुत हो गया है तुम सबका, छोड़ो मेरे भाई को, यहाँ पर ऐसे फाइटिंग क्यों कर रहे हो तुम सबके सब। संकल्प रोहान को देखकर एकदम से रुक गया और फिर उसने उस लड़के के कॉलर को छोड़ दिया। तो वहीं वो लड़के भी एकदम से खड़े होकर रोहान को देखने लगे थे। रोहान ने कहा कि चलो निकलो, बहुत लड़ाई हो गई है तुम सबकी, समझे तुम, अब कोई भी यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने अभी मास्क लगाया हुआ था वो एकदम से बोलता है कि पहले अपने भाई से बोल तू कि हमसे माफी मांगेगा तब अभी हम यहाँ से जाएंगे, समझा तू। और ये सुनकर तो संकल्प को एकदम से हंसी आ गई थी और फिर उसने कहा कि मैं और माफी तुझसे मांगूंगा मैं माफ़ी, शकल देखी है तूने कभी, मैं कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगता हूँ। वो लड़का जो अभी मास्क में था वो भी गुस्से से बोलता है कि या तो तू माफ़ी मांगेगा या फिर हमसे पिटेगा, समझा तू। तो रोहान ने भी एक बार फिर से मास्क पहने हुए लड़के को समझाते हुए कहा कि देखो बेकार में ही मार पिटाई मत करो, तुम सबके सब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, रात के 2 बज रहे हैं ना, तो निकलो यहाँ से, यहाँ पर कोई भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो संकल्प की बाजू पकड़कर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन तभी उस मास्क पहने हुए लड़के ने रोहान के कमर पर अपना जूता फेंक कर मारा और फिर शायद यही उस लड़के की सबसे बड़ी गलती थी जो शायद उसने अपनी लाइफ की पहली बार ही की होगी। तो संकल्प को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। संकल्प ने गुस्से में पलटकर उस लड़की की तरफ देखा तो रोहान ने एक बार फिर से संकल्प को ही समझाते हुए कहा से घर के बड़ों को पता चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी मत कर संकल्प, चल कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं इसे ज़्यादा अकल नहीं है, चल अब चुपचाप से यहाँ से चल। तो संकल्प अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी रोहान उसे खींच रहा था वहाँ से ले जाने के लिए। इतने में ही उसे मास्क पहने लड़के ने गुस्से से चिल्लाकर फिर से कहा कि क्या हुआ, डर गया क्या, अब तेरे अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की, अपने बड़े भाई की बात मानता है, अरे अपने बड़े भाई की ही गोद में जाकर बैठ जा, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की। इतना कहकर वो सारे लड़के जोर से हंसने लगते हैं। तो संकल्प भी गुस्से में बोलता है कि छोड़ो भाई, मेरे सामने कोई इतना ज़्यादा बोले मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, मैं अभी इनका मुंह तोड़ कर आता हूँ। लेकिन फिर भी रोहान उसे वहाँ से खींचता हुआ बाहर लेकर आ जाता है और फिर बाहर आकर रोहान ने उसे लगभग निव्यांश के सामने ढके लेते हुए बोलता है कि ले पकड़ इसे, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर रोहान वापस से अब बेसमेंट के में बनी पार्किंग एरिया में ही चला जाता है जहाँ पर अभी इन लोगों की फाइटिंग हो रही थी। संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि वो अब अच्छे से जानता था कि रोहान उन लड़के को पीटने के लिए जा रहा है। तो वहीं निव्यांश ने भी संकल्प को देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि कहाँ था तू, हम कब से तुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, पागल तो नहीं है क्या तू जो बिना बताकर चला जाता है।
संकल्प बोलता है कि बस यहीं पर था बेसमेंट में भाई। तो निव्यांश बोलता है कि और बेसमेंट में तू क्या कर रहा था, क्यों गया था तू वहाँ पर? तो संकल्प ने कहा कि जाकर देखो रोहान भाई बेसमेंट में क्या कर रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो वो कर रहा है ना वही मैंने किया है। तो निव्यांश ने भी अब अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि इन सब का ध्यान रख, मैं अभी देख कर आता हूँ कि आखिर रोहान बेसमेंट में क्यों गया है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। इतना कहकर निव्यांश भी अब सीधा पार्किंग एरिया की ओर चला गया था। वहाँ जाकर उसने देखा तो रोहान अभी सच में उन लड़कों को बहुत ज़्यादा पीट रहा था, उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मार रहा था। आखिर उन्होंने गलती भी की थी, बिना सोचे समझे रोहान जैसी पर्सनालिटी पर जूता फेंक कर, और फिर उन्हें संकल्प को इतना ज़्यादा बोलकर। बस फिर क्या था, निव्यांश ने भी लगे हाथ उन लड़कों पर अपना हाथ खूब साफ किया। उसने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा उन लड़कों को। दोनों ही भाइयों ने उन पांचों लड़कों को तसल्ली से पीट दिया था। और फिर रोहान ने उस मास्क मैन को तरफ देखा, लेकिन उस मास्क मैन का मास्क उतर चुका था और फिर उसके चेहरे से खून भी आ रहा था। अभी भी वो लड़का ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का था कौन। तो रोहान भी बोलता है कि आज के बाद गलती से भी मुझसे या फिर मेरे भाइयों से टकरा गए ना तो सच कहता हूँ, आज तो मैंने तुम्हें सबको छोड़ दिया है, अगली बार जिंदा नहीं बचोगे, समझे तुम? अब चुपचाप से निकलो और आइंदा से कभी भी ऐसी गलती हम भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी मत करना। तो निव्यांश भी अब पांचों को देखकर बोलता है कि यार हद करते हो तुम सब भी। हम अपने भाई को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे उसे ढूंढकर, और तुमने तो हमारे छोटे भाई को यहाँ पर उलझा कर रखा था अपने आप में। शुक्र मनाओ रोहान ने पीटा है तुम सबको तो तुम सब जिंदा भी हो, वरना संकल्प तो एक आधे की हड्डी तोड़ देता, एक आधे को तो जिंदा स्वर्ग लोक पहुँचा देता, समझे ना? चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर दोनों ही भाई वहाँ से बाहर की तरफ चले गए थे। और अरमान ने भी रोहान को आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तू कहाँ पर गया था, किसे मारने के लिए? और फिर रोहान ने भी अपनी पलकें झपका कर उसे अपनी बात समझा दी थी। कुछ देर तक तो बंदरों की टुकड़ी ऐसे ही आपस में बातें करती रहती है। और फिर रोहान बोलता है कि चलो यार, अब तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब तो हम सबको पीटना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि पापा अब तक सोए भी नहीं होंगे, हम सबकी टेंशन को लेकर हम सबका इंतज़ार ही कर रहे होंगे, ना जाने अब क्या होगा। तो सब ने कहा में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कहा कि हाँ यार चलो। इस संकल्प की वजह से तो और भी ज़्यादा लेट हो गए। जैसे ही सब वहाँ से जाने के हुए वैसे ही वहाँ ना जाने बहुत सारी बाइक आकर रुक जाती हैं, और फिर उन सब बाइक वालों के हाथ में एक एक हॉकी भी थी। तो रोहान ने भी निव्यांश को देखा और फिर निव्यांश को भी समझते देर नहीं लगी कि जिन लड़के को अभी वो बेसमेंट में पीट कर आए हैं, शायद उन लड़कों ने ही इन लड़कों को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है लड़ाई करने के लिए। तो अब उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो रोहान भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है कि यार मैं बस इसीलिए रुक गया था क्योंकि हमारे साथ हमारी बेबियाँ भी हैं, अब क्या करूं, वरना तो इन्हें एक एक करके बहुत ज़्यादा मारता मैं। लगता है सालों को इनमें भी तसल्ली नहीं मिली है, अब तो मारना ही पड़ेगा। निव्यांश बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए अब। इतने में ही वो लड़के उतर कर गाड़ी से हॉकी लेकर सीधा उनके पास आ गए थे। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से रूही, नियति, अंशिका, दिया, निशी, धानी को देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़का जो अभी बहुत ही बुरी तरह से चिंगम चबा रहा था, उसने रोहान को देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड से कहा कि क्या सोचकर तूने उन लड़कों को पीटा है, तूने तो लगता है अपनी मौत खुद ही बुला ली है। तो रोहान ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर बोलता है कि देखो वो लड़के मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, तो क्या मैं अपने भाई को नहीं बचाता, क्या मैं उसको उन लोगों के हाथों से मारने देता? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो लड़का जो भी चिंगम चबा रहा था उसने रूही के ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर कहा कि तेरी आइटम है क्या? तो रोहान को तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने अगले ही पल उस चिंगम चबाने वाले लड़के का कॉलर पकड़ा और गुस्से से उस लड़के ने एक नज़र अपने कॉलर को देखा और फिर रूही की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए फिर से एक गंदी और एटीट्यूड के साथ बोलता है कि कॉलर क्यों पकड़ रहा है तू मेरा, छोड़ मुझे। समझ में आ गया है कि तेरी ही आइटम है जो तू इतना ज़्यादा खोल रहा है, समझ में आ गया, छोड़ मेरा कॉलर। तो रोहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैं अपने गुस्से को बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ चला जाए यहाँ से, बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि जो हालत मैंने अभी अंदर लड़कों की है ना, वही हालत मैं तेरी भी कर दूँ अभी के अभी, समझा? तू चुपचाप से निकल यहाँ से। अभी इस बार तो चिंगम चबाने वाले लड़के को भी गुस्सा आ गया था और फिर उसने भी रोहान के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से झटकते हुए कहा कि हालत तो हम तुम्हारी खराब करेंगे, समझा तू? और साथ में तुम्हारे साथ आई हुई इन लड़कियों की भी हालत खराब कर देंगे। उस लड़के ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने खींचकर एक पंच उस लड़के को जोर से मार दिया था और फिर वो सारे लड़के एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। उन सब ने एक अपनी अपनी हॉकी उठा ली और फिर बंदरों
की टुकड़ी भी अब सीधा फाइटिंग मोड में आ चुकी थी। सबको अब थोड़ी थोड़ी टेंशन भी थी, लेकिन उन लड़कों के बिहेवियर से उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो एक दूसरे को मारते उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर उन्होंने वो फाइट होते हुए रोक ली थी। अगले 1 घंटे में सब पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुके थे। इंस्पेक्टर ने बाइक वाले गैंग को देखकर गुस्से से कहा कि तुम लोग तो हो ही एक नंबर के गुंडे, जो आए दिन हर रात हर दिन ऐसे ही गुंडागर्दी करते हो रोड पर। तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए लोगों से। क्यों लड़ रहे थे तुम उनके साथ? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हर रोज आते हो इस जेल में। उस चिंगम चबाने वाले लड़के ने एटीट्यूड के साथ कहा कि इन्होंने मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा मारा है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या तो तुम्हारे दोस्त को मारा तो तुम गैंग लेकर वहां पर पहुंच जाओगे सबके साथ लड़ाई करने के लिए? तो हवलदार इन्हें लेकर अंदर डालो अभी के अभी। इस गैंग से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। हवलदार आता है और फिर उन सारे लड़कों को लेकर एक सेल की तरफ चला जाता है। उसने उन 10-12 लड़कों को सेल के अंदर बंद कर दिया और फिर वो गैंग वाले लड़के घूर घूर कर अब उन भाइयों को देख रहे थे। बंदरों की टुकड़ी भी एक जगह खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने फिर रूहान की तरफ देखते हुए कहा कि अब आप बताइए, आप तो अच्छी खासी फैमिली से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे और शरीफ खानदान से बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से इन गुंडों के पीछे अपनी माथापच्ची कर रहे थे? आपको तो इनके मुंह भी नहीं लगना चाहिए। आप क्यों इनसे ऐसे टकराए थे? तो रूहान अभी कुछ बोलता उससे पहले ही संकल्प आगे आता है और फिर बोलता है कि देखो अंकल। इंस्पेक्टर थोड़ा ज्यादा एज का लग रहा था, इसीलिए संकल्प ने उसे अंकल बोल दिया था। और फिर संकल्प आगे बोलता है कि देखो अंकल, मेरे पापा ने सिखाया है कि लड़कियों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। हमें कभी भी लड़कियों के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। कभी ये सारे लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर ने भी संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा जी, कौन सी लड़की को छेड़ रहे थे? जरा बताओ तो कि आखिर ये किस लड़की को परेशान कर रहे थे? तो संकल्प ने आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा तो लड़की तो वहां पर थी ही नहीं। तो संकल्प बोलता है कि शायद वो वहां से ही चली गई। लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सब एक लड़की को बहुत ज्यादा छेड़ रहे थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे, गलत गलत हरकत कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे और उस लड़की का नाम शैफाली था। तो इंस्पेक्टर ने भी एक हवलदार की तरफ देखते हुए कहा कि क्लब में जितनी भी लड़कियां आई थी उसमें क्या कोई शैफाली नाम की लड़की भी थी? तो हवलदार ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं सर, शैफाली नाम की तो कोई भी लड़की नहीं थी वहां पर। तो बंदरों की टुकड़ी ने हैरानी से संकल्प की तरफ गुस्से से घूर कर देखा। तो संकल्प ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई मेरे साथ उसने डांस भी किया था, उसका नाम शैफाली था और मैं उसी से मिलने के लिए ही तो बेसमेंट में गया था। और वहाँ बेसमेंट में वो लड़का जिसने अभी मास्क लगा कर रखा हुआ था ना, वो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसे मारपीट भी कर रहा था। बस मुझसे भी रहा नहीं गया और मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उस लड़के के मुंह पर एक पंच मार दिया। और फिर आप तो जानते ही हो फिर क्या हुआ था। उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ था आपको सब पता है। तो इंस्पेक्टर ने भी अब एक दूसरे हवलदार की तरफ देखते हुए कहा कि इन सबको भी अंदर डालो, आज तो लगता है पूरी रात ही बेकार हो जाएगी। ये सुनकर रूही की पकड़ अब रूहान पर हो गई थी। नियति की भी पकड़ निव्यांश पर आ चुकी थी। नेशी की पकड़ निर्भय पर, धानी की पकड़ धैर्य पर और अरमान की पकड़ आंशिका पर कस गई थी। आंशिका ने हैरानी से अरमान की तरफ घूर कर देखा और बोला कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, और क्या? डर का ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ही लेकर रखा है? लड़कों को डर नहीं लग सकता है क्या? लड़कों को भी बहुत ज्यादा डर लगता है। इफेक्टली बेबी, इफेक्टली। तो आंशिका तो अभी अरमान को देखकर काफी ज्यादा हैरानी से बोलती है कि यार, जंगल से तो तुम्हें डर लगता है, सांप से भी तुम्हें डर लगता है, शेर से भी तुम्हें डर लगता है और फिर अब जेल से भी तुम्हें डर लगता है। क्या करूं? हे भगवान बचा लो। तुम मुझे कैसे बचाओगे? किसी मुसीबत में होंगी, मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा क्या? तो अरमान बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है ना, अब चुपचाप से खड़ी रहो, मुझे बचा लो तुम। तो रूहान भी अब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोलता है कि देखो सर, हम लोगों की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो बिना वजह किसी के साथ भी मार पिटाई नहीं करता है। हो ना हो इन लड़कियों ने किसी न किसी लड़की को तो जरूर छेड़ा होगा, तभी शायद मेरा भाई उन लड़कों को मारने के लिए गया होगा। आप ना पहले सही से पूछताछ कर लीजिए। आप इस लड़के से पूछ लीजिए जिस लड़की को ये परेशान करने के लिए गया था, जिस लड़की के साथ ये बदतमीजी कर रहा था, इसे जरूर पता होगा। तो इंस्पेक्टर ने भी गर्दन घुमाकर लॉकअप की तरफ देखा तो
वो सारे लड़के एक साथ बोलते हैं कि हमारे साथ तो कोई लड़की थी ही नहीं, हम किसी भी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे, हमने किसी भी लड़की के साथ ना उसे छेड़ा है और ना ही कोई परेशानी दी है उसे, ना ही हम किसी सैफाली नाम की लड़की को जानते हैं। एक अजीब ही इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम सब हम पर। प्रूफ तो आपके सामने है ना कि अभी अभी आपके ही हवलदार ने कहा है कि सैफाली नाम की कोई भी लड़की उस क्लब में आई ही नहीं थी, और फिर ये बेकार में ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये लड़के बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं सर। तो रोहान ने गुस्से में लॉकअप की ओर देखा और फिर संकल्प की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि तू सच कह रहा है ना संकल्प, क्या सच में वहाँ पर कोई लड़की थी? तो संकल्प ने आंखें फाड़े रोहान को देखा और बोला कि भाई एकदम सच कह रहा हूँ मैं, सच में वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सैफाली था। उस लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी यहाँ तक कि, और फिर इतना कहकर उसने अपनी थाई पर हाथ रखा और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर लेकर आया और बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ तक की थी, नहीं थोड़ा और ऊपर थी, यहाँ तक की पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की ड्रेस में, क्या पटाखा लग रही थी भाई सच में, बस इसीलिए ही तो मैं वहाँ पर चला गया था उसके पीछे। भाई सच कह रहा हूँ मैं उस लड़की के साथ मिलने के लिए गया था, उसके साथ दोस्ती करने के लिए ही तो गया था। तो रोहान और निव्यांश जो कि गुस्से में अभी संकल्प को खा जाने वाली नजरों से घूर घूर कर देख रहे थे। संकल्प इस सिचुएशन में भी मजाक कर रहा था और फिर रोहान ने भी इस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा कि सर प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, हम बहुत अच्छे घर से आते हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई भी गंदी हरकतें नहीं है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो रोहान ने कहा कि मेरा नाम है रोहान प्रताप सिंह, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का बेटा। फिर अरमान ने कहा कि और मेरा नाम है अरमान सचादेवा, द फेमस लॉयर अजीत सचादेवा का पोता हूँ मैं। इंस्पेक्टर अभी कुछ बोलता उससे पहले ही सेल में खड़े उस चिंगम चमाने वाले लड़के ने कहा कि हाँ साहब छोड़ दो, आप लोगों की सारी वकालत तो हम जैसे लड़कों पर ही चलती है, ये लोग तो बहुत अमीर घर से हैं, इन लोगों की तो बात आप भी मान जाओगे, क्योंकि आपके सामने इन लोगों की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इन्हें थोड़ी ना आप ऐसे लॉकअप में डालोगे, हमें तो कहीं भी से भी नहीं छोड़ोगे, छोड़ दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सबको। इंस्पेक्टर ने अभी रोहान की तरफ देखते हुए कहा कि देखो कानून तो सबके लिए बराबर होता है, अगर उनकी गलती है तो गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि मारपीट तो तुम लोगों ने भी की है इन लड़कों के साथ। फिर उसने एक लेडी कांस्टेबल को देखते हुए कहा कि इन सारी लड़कियों को भी जेल में बंद करो, और फिर उसने एक दूसरे को कांस्टेबल को देखते हुए कहा कि और हाँ इन सारे लड़कों को भी एक अलग जेल में बंद कर दो, जब तक इनके माँ बाप नहीं आ जाते हैं यहाँ पर तब तक ये जेल में ही रहेंगे, कोई भी इन्हें बाहर नहीं निकालेगा। ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी अब एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगी थी और सबके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी। रोहान ने भी गुस्से में अब बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि कब से कह रहा था मैं सबसे कि घर चलो, लेकिन नहीं, किसी को भी मेरी बात नहीं सुननी थी। क्लब में सब नोरा बन रहे थे, बहुत ज्यादा डांस करना था ना सबको, अब ये मामा हमारा डांस करवाएगा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अगर पापा को पता चल गया तो फिर क्या होगा, वो तो हमारे यहीं पर ही बैंड बजा देंगे। बड़े पापा को तो मना सकते हैं, लेकिन पापा वो तो पक्का बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, एक हाथ के हाथ पैर तो जरूर तोड़ देंगे। इंस्पेक्टर ने सारी लड़कियों को एक सेल के अंदर बंद किया और फिर सारे लड़के को दूसरी सेल में बंद कर दिया। दोनों ही अब आमने सामने बंद हो गए थे। रोहान तो गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से छूट जाए। किसी ने भी अब रोहान को छेड़ा नहीं था, सब बहुत ज्यादा डर गए थे। निर्भय ने अब संकल्प के कान में धीरे से कहा कि यार ये तो बिल्कुल मामा जैसा ही है, बिल्कुल मामा जैसा ही गया है, देख इसके चेहरे पर मामा जैसा ही गुस्सा आ रहा है, अब तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल होने वाला है घर पर। संकल्प भी धीरे से बोलता है कि यार भाई शांत हो जा तू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा ठिकारा तो अब मेरे ऊपर ही फूटने वाला है, तुम सब तो बस मुझे ही आगे कर दोगे पीटने के लिए। तो वहीं डक्स को भी अब टेंशन हो रही थी, उसने दिया की तरफ देखा तो वो रोने सी सूरत बनाकर उसे ही देख रही थी। दक्ष बोलता है कि देखो रोने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम प्लीज थोड़ी सी मजबूत हो जाओ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर है ना, क्योंकि पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें तो वो फिर भी छोड़ देंगे। दिया की आंखों से पानी आ गया था और फिर वो धीरे से आवाज में बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि नहीं चलते हैं, मुझे नहीं जाना है किसी क्लब में, लेकिन तुमने ही कहा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा, सब लोग आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसा मजा नहीं चाहिए था। दिया और दक्ष की बात सुनकर तो बाकी सब भी हंसने लगे थे और फिर रोहान ने सबको गुस्से में घूर कर देखा तो सब एकदम से फिर से शांत हो जाते हैं और इधर उधर देखने
लगते हैं। धानी को तो अब नींद भी आ रही थी, वो तो वहीं बैठकर ही सोने लगी थी। तो धैर्य बोलता है कि ये चूहिया, नींद आ रही है क्या तुम्हें? तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य बोलता है कि जब पापा आएंगे ना तो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। भाई प्लीज, आज तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। कौन बचाएगा? भगवान को बुला लेते हैं। आज तो हम सच पक्का ही पिटेंगे। पिछली बार तो संकल्प हम सबको निकाल कर ले गया था, लेकिन इस बार बचने का कोई भी चांस नहीं है। इस बार तो अब सारे घर वाले यहीं से मार कर ले जाएंगे हम सबको। अरमान रोहान को देखकर बोलता है कि रोहान, तुझे याद है ना पापा का चांटा? इस बार तो बहुत तेज पड़ेगा। पापा पहली बार सचादेवा हाउस आए थे, पापा ने हमें कैसे मारा था इतनी जोर से, लगता था बहरे हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे साथ अब वही होगा। कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, तो बस अब इस इतिहास खुद को दोहराएगा और फिर हमारे गाल फिर से लाल हो जाएंगे। अरमान ये बात मजाक भरे लहजे में कह रहा था, लेकिन रोहान जो कि गुस्से में भी अरमान को घूर घूर कर देखे जा रहा था। अरमान अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? एक नंबर के बेशरम हो गए हो सबके सब। हम लोग यहाँ पर जेल में बंद हैं। अगर रिपोर्ट हो गई ना तो सच कहता हूँ हमारी कंपनी के लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात होगी, कितना ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा हमें दुनिया वालों के सामने। और तुम हो कि यहाँ पर तुम लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी बातों में भी मजाक चल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे रोज तुम सब जेल में ही बैठे रहते हो। तो निर्भय बोलता है कि वो क्या है ना भाई, हम पहली बार यहाँ पर नहीं आए, दूसरी बार आए हैं। पहली बार तब आए थे जब धैर्य की शादी धानी से हो गई थी। धानी याद है ना तुम्हें? धानी भी अब धैर्य की तरफ देखती है और फिर धानी भी मासूम सी बच्ची की तरह ही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। और फिर निव्यांश ने नियति की तरफ देखते हुए कहा कि नियति, क्या तुम्हें भी नींद आ रही है? तो नियति ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यहाँ पर किसी को कैसे नींद आ सकती है, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि घर वाले अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो रोहान ने भी रूही की तरफ देखा और फिर रूही जो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी, क्योंकि वो तो अब रोहान को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई थी। उसी की जिद की वजह से ही रोहान यहाँ पर आकर फंस गया था बंदरों की टुकड़ी के साथ। रोहान बोलता है कि अब ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर तुम सब मुझे ज़बरदस्ती लेकर यहाँ पर नहीं आती ना तो सच कहता हूँ शायद ये बवाल ही ना मचता। रूही कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से सिर झुकाकर खड़ी रहती है। रोहान ने अपनी जैकेट उतारी और फिर सेल के अंदर से ही रूही की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब इसे चुपचाप से पहन लो, वरना नियति की तरह तुम्हें भी मच्छर काटेंगे, समझे तुम? रूही ने भी अब नियति की तरह चुपचाप से रोहान की जैकेट ले ली और फिर उसे पहन लिया। आधे घंटे तक तो सब ऐसे ही एक दूसरे की बातें करते रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद संकल्प एकदम से बोलता है कि अरे यार, तुम लोग तो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो जैसे हम जेल में नहीं जहन्नुम में बैठे हो। अरे जेल ही है ना यार, चलो काट लेते हैं, चलो अंताक्षरी खेलते हैं बैठकर, हमारा वक्त कट जाएगा। तो सब ने भी हैरानी से संकल्प को देखा और फिर संकल्प ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि वो मैं थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाना चाहता हूँ ना, इसीलिए तुम सबका मूड ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अंताक्षरी नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, ऐसे घूर घूर कर मुझे मत देखो यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है तुम सब ऐसे देखते हो। तो निर्भय ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि अच्छा ये तो बता कि सैफाली तुझे चूना लगाकर गई कहाँ? कि तेरी सैफाली मुझे भी तो दिखा कि कहाँ पर थी तेरी सैफाली। तो संकल्प बोलता है कि यार तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, सैफाली नाम की लड़की थी वहाँ पर जिसके साथ मैं बात करने के लिए गया था। तो धैर्य बोलता है कि अब वो कहाँ गई बता मुझे, मुझे तो नहीं दिखी वो वहाँ पर। तो दक्ष ने भी हंसकर कहा कि भाई वो भूतनी थी, भूतनी हवा में गायब हो गई होगी। अब जब इस लड़के का कुछ करोगे नहीं तो फिर इसे भूतनियाँ ही पसंद आएंगी ना। अब क्या करते हैं, आज ही जाकर बड़े पापा से बात करना पड़ेगा लगता है। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो सब इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी और फिर बाहर खड़ी वानर सेना रुद्र ने भी नील की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि देख ले कितना महान काम किया है तेरे बच्चों ने। लोगों के बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं और हमारे बच्चे जो क्रिमिनल बन रहे हैं, क्रिमिनल सबका मर्डर करने पर तुले रहते हैं, खुद तो फंसेंगे ही और घर की बहुओं को भी फंसा लिया है इन लोगों ने। मैंने पहले ही मना किया था, इन्हें बिल्कुल भी परमिशन मत दे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तू तो इनकी बातों में आ जाता है, तुझे बड़े पापा कहकर मना लेते हैं। देख ले कितना
महान काम किया है इन्होंने। अब कितनी ज़्यादा हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे ये बोल कर कि ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ना जाने भगवान कब सुधरेंगे ये सब के सब, इन्हें कभी अपने किए का पछतावा होगा भी या फिर नहीं। तो नील ने भी रुद्र को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि रुद्र तू ना ओवर रिएक्ट कर रहा है यार, बच्चे हैं, हो गई ना गलती, मैं करता हूँ इंस्पेक्टर से बात, पूछता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, आखिर हो सकता है कुछ अच्छा ही काम किया हो। रुद्र ने अभी अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा कि ये और अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें किस एंगल से लगता है कि ये अच्छा काम करेंगे? कभी सपने में भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। नील मैं बता रहा हूँ, तुम इन बच्चों को साइड लेकर इन्हें बिगाड़ते जा रहे हो, अब इनकी साइड लेना बंद कर दो। तो नील को अब रुद्र को समझाते हुए फिर से बोलता है कि यार अरे कुछ नहीं हुआ है, तू कम से कम अपनी परवरिश पर तो विश्वास कर, वो हमारा खून है, किसी ने कुछ गलत नहीं किया होगा, तू बस शांत हो जा। अरे थोड़ी बहुत झड़प हो गई होगी किसी के साथ, पुलिस वालों का तो ये काम ही होता है, बिना बात के बच्चों को उठाकर ले आना और फिर बात करते हैं इंस्पेक्टर से, चल के पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। रुद्र और नील दोनों ही इंस्पेक्टर के पास चले जाते हैं। नील ने इंस्पेक्टर को देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर अपना आगे हाथ बढ़ाया और बोला कि मैं नीलकंठ प्रताप सिंह, दिग्विजय प्रताप सिंह का पोता। वह इंस्पेक्टर शायद दिग्विजय सिंह जी को अच्छे से जानता था। उसने बोला कि आप प्रताप इंडस्ट्रीज के मालिक नीलकंठ प्रताप सिंह हैं? तो नीलकंठ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर इंस्पेक्टर ने भी बड़ी इज्जत के साथ रुद्र और नील दोनों को ही बैठने का इशारा किया और फिर वो दोनों ही बैठ जाते हैं। नील बोलता है कि क्या कर दिया है इन बच्चों ने? तो इंस्पेक्टर ने थोड़ा सा लाचारी से कहा कि ये आपके बच्चे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है कल के एपिसोड में, कैसा रिएक्ट करेगा रुद्र अब बंदरों की टुकड़ी के साथ, क्या सजा मिलेगी बंदरों की टुकड़ी को? आगे का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे बचाएगी बंदरों की टुकड़ी अब अपने आप को वानर सेना से? क्या रुद्र करेगा अब वानर सेना के साथ साथ बंदरों की टुकड़ी की भी धुलाई?